धरती का संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ने में ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है कि यहाँ पर ये है जो बूढ़ा मिट्टी के बारे में कह रहे हैं कि ये बिखरे हैं, यानी कि एक दूसरे से चिपके नहीं होते, फिर भी ये संगठन में रहते हैं। कि मरुभूमि में रेत के जो कण हैं समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं। तो ये पंक्ति फिर से आई है कि ये कण आपस में चिपकते भी नहीं हैं, लेकिन जब इनमें पानी गिरता है तो ये इनमें वजन हो जाता है। वजन होने की वजह से ये फिर अलग भी नहीं होते। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते, अपनी जगह नहीं छोड़ते, वहीं पर ये स्थिर बन जाते हैं। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़ी नीचे जल रही पट्टी, जो नीचे की तरफ जो चल रही है ना पट्टी, खड़िया पट्टी, इसकी रखवाली करती है, वो इसको नीचे नहीं मिलने देती खारे पानी से। तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठ जाता है, जिससे ये पानी वाष्प बनकर ऊपर की तरफ नहीं उड़ता। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। यानी कि यहाँ पर लेखक हमें ये बता रहा है कि जो बरसात का पानी बूंद बूंद अच्छे, मतलब बहुत मूसलाधार बरसात तो क्या होती है कि बहकर चल जाता है, नदी नाले उफरने लगते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी धीरे धीरे बारिश होती है, तो सभी लोग कहते हैं कि जो धीरे धीरे बारिश होती है तो उसका पूरा का पूरा जल है जो भूमि में समा जाता है। तो इस तरह से ये रेत में समाकर नमी में बदल जाता है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। जैसे आपने देखा कि फ्रिज होता है, उसके अंदर हम ठंडी बोतल रखते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, और जब निकाल कर रखेंगे तो देखेंगे कि उससे पानी है जो बूंद बूंद करके नीचे जमा हो जाता है। जब हम बोतल उठाते हैं तो एक आकार सा बन जाता है। इसी तरह से ये बरसात का पानी है जो बूंद बूंद रिसकता रहता है और कुएं के अंदर समाहित हो जाता है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। अभी समझाया था कि कुओं का अधिकतर पानी जहाँ खारा होता है तो वहाँ के लोग अपने दैनिकचर्या के लिए, पीने के लिए और खाना आदि बनाने के लिए मीठे पानी का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ ऐसी जगह पर उनका जो ये कुएं का पानी होता है वो अमृत के समान माना जाता है, अर्थात उनके प्रयोग में लाया जाता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया कि इस अमृत पानी को कि किस तरह से मीठा पानी निकाला जाए। इस पानी को निकालने के लिए यानी कि मरुभूमि के समाज ने, जहाँ मरुस्थल होता है, वहाँ के समाज ने बहुत ही मंथन का मतलब यहाँ है बेटा विचार विमर्श। जो लोग होते हैं पीएचडी होल्डर जैसे ज्योग्राफी में करते हैं कि किस तरह से यहाँ पृथ्वी से भूमि में जल इकट्ठा किया जाए, तो इस पर विचार विमर्श हुआ। और विचार विमर्श करके ही कुएं का मतलब खोदने का आकार दिया। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा शास्त्र विकसित किया कि अपने अनुभव, जो विचार विमर्श करके अपने अनुभवों को कैसे उतारा जाए, तो इसके लिए विशेष विषय में लिखित ज्ञान भी पुस्तकों में उन्होंने दिया कि इसको पढ़कर भी पानी का, यानी कि जो पानी है उसको किस तरह से धरती में इकट्ठा किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने कुछ किताबों में भी इसका लेखा जोखा लिखा। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। बेटा अब हम देखते हैं कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पानी को कितने भागों में, राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ में पानी को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर बताया है लेखक ने कि इसको 3 रूप में बांटा जाता है। तो बड़ा सरल है, ध्यान दीजिएगा। पहला रूप है पालर पानी। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी।
जैसे कुछ लोग नहीं होते कि थोड़ा सा ऊपर ही कुछ खोद कर गड्ढा रख देते हैं, या कुछ ऐसे पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ सांचे बना लेते हैं जिसमें डायरेक्ट बरसात का पानी जमीन में न जाकर उनमें भर जाता है। इसको कहेंगे पालर पानी। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। ये पानी भी मीठा होता है, तो आगे समुद्र में जाकर के ये खराब नहीं बन जाए, इसलिए लोग कुछ क्या करते हैं कि तालाब कुछ बेटा प्राकृतिक भी होते हैं, कुछ लोग खोदकर जोहड़ तालाब बनाए जाते, तो ऐसे पानी को उसमें इकट्ठा किया जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, इसका पूरा विवरण हम और आगे जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है। आपको मैंने पहले समझाया था कि पाताल पानी जो कुआं होता है उसके अंदर जो पाताल का पानी इकट्ठा हो जाता है वह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। अब है यहाँ पर पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। यहाँ पहले तो इन्होंने पालर पानी किया जो धरती की सतह के ऊपर ही लोग इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरा है जो पाताल में रहता है। अब है बीच का पानी। बीच का पानी कहाँ जाएगा बेटा? कुएं के अंदर। इसको क्या कहेंगे? रेजा पानी। रेजा पानी क्यों कहेंगे कि आप जहाँ ध्यान दीजिए कि जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर जो ये होते हैं प्रोफेसर वगैरह, जो भी डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने शोध किया है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस पानी को एक यंत्र से नापते हैं, उसको रेजा कहते हैं कि कितनी मिलीमीटर बरसात हुई है, तो उसको रेजा से नापते हैं, इसलिए इस पानी को उन्होंने रेजा पानी का नाम दिया है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, अर्थात जो खड़िया मिट्टी है उसी से ऊपर रहा, उसको रेजा यानी पानी रेजानी है, यानी कि उसको रेजा पानी का नाम दिया गया। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतनी गहरे कि 5 उंगल भीतर जम जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजा कहेंगे। रेजा पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजा पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है कि जहाँ खड़िया मिट्टी नहीं होगी वह रेजानी पानी है जो पाताल में जाने लगेगा। और पाताली पानी कैसा होता है? खारा। तो ये जो मीठा पानी है ये खारा पानी में समाविष्ट हो जाता है और अपना मीठे जो पानी का अस्तित्व है उसको खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजा पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। तो छात्रों, इस तरह से हमने आज राजस्थान की रजत बूंदे नामक जो पाठ पढ़ा है ये अभी संपूर्ण नहीं हुआ। अब आगामी वीडियो में मैं पाठ का शेष भाग पढ़ूंगी, तब तक आप इस पाठ को समझिए, कुआं और कुएं में अंतर कीजिएगा और पानी के जो 3 प्रकार हैं उन पर भी हम ध्यान देंगे। इसके अलावा हम ये भी सोचेंगे कि किस तरह से हमें पानी को इकट्ठा किया जाए, अर्थात पानी को बर्बाद नहीं किया जाए। ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है कि आज आप देख रहे हैं कि पानी की कितनी कमी चल रही है, उस पानी को किस तरह से संचय इकट्ठा किया जाए ये हमने अभी इस पाठ से पढ़ा है। धन्यवाद।